हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है मिकल्स डाइवर्टिकुलम। मिकल्स डाइवर्टिकुलम क्या है? ये एक कंजेनिटल एनोमली है। कंजेनिटल एनोमली का मतलब ये है कि ऐसा डिफेक्ट जो एक चाइल्ड में बाई बर्थ है बट वो जेनेटिक नहीं है। यानी कि ऐसी कोई बीमारी है जो बाई बर्थ चाइल्ड में देखने को मिलेगी बट उसका जो कोज है वो जेनेटिक ना होके जब इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वहाँ पे किसी वजह से कोई अबनॉर्मलिटी हो जाए उसके डेवलपमेंट में, तो उसको अपन कंजेनिटल एनोमली बोलते हैं। तो मेकल्स डाइवर्टिकुलम बेसिकली एक अबनॉर्मल स्ट्रक्चर है जो मिड गट में देखने को मिलता है। मिड गट में स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो कि अब नॉर्मली एक चाइल्ड में देखने को मिलता है। नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं होता। तो अपन थोड़ा सा इसका आइडिया लेते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है और ये होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये अब्डोमिनल वॉल है। अब्डोमिनल वॉल में ये अम्बिलिकस है। ये मिडगट का पोर्शन है, स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जो इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की, उसके जो स्टार्टिंग के कुछ फ्यू वीक्स है, उन फ्यू वीक्स में जो इंटेस्टाइन है वो अम्बिलिकस से कनेक्टेड होती है। और ये कनेक्टेड किसके थ्रू होती है? एक डक्ट के थ्रू होती है जिसका नाम होता है विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट, वीआईडी बोलते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको अपन ओम्फिलोमेसेंट्रिक डक्ट भी बोलते हैं। यानी कि ये दोनों ही नाम किसके हैं? इस डक्ट के हैं जो कि इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट के इनिशियल कुछ टाइम में अम्बिलिकस को इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। यानी कि अगर ये इनिशियल टाइम में है तो ये नॉर्मल है, बट कुछ वीक्स के बाद में ये गायब हो जानी चाहिए। अगर ये गायब ना होके ये परसिस्टेंट होती है और बाई बर्थ अगर एक चाइल्ड में बर्थ के बाद भी देखने को मिल रही है तो ये एनोमली है। और ये डिसअपियर हो जाती है यूजुअली 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट। यानी जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही है तो उसका जो 6th वीक चलेगा अगर इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट का, तो उस टाइम तक ये डक्ट डिसअपियर हो जाती है। उससे पहले पहले ये नॉर्मल है, उसके बाद में डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद में अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि बर्थ के बाद भी अगर ये गायब ना होके और ये परसिस्ट कर जाए और ये कंप्लीटली प्रेजेंट हो, यानी कि कंप्लीट डक्ट वैसे के वैसे आफ्टर बर्थ भी प्रेजेंट हो एक चाइल्ड में, तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे पेटेंट वीआईडी, पेटेंट विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। और ये क्लिनिकली अपन को कैसे दिखेगा? होगा फीकल डिस्चार्ज फ्रॉम अम्बिलिकस। यानी कि जो बेबी है उसके जो अम्बिलिकस है वहां से फीकल डिस्चार्ज होगा। ये कैसे हो सकता है? सिंस ये इंटेस्टाइन को अम्बिलिकस से कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ से जो मूवमेंट हो रही है फूड की, बाउल की, वो इधर से ही एग्जिट करने लग जाए। यानी कि अम्बिलिकस से अगर फीकल डिस्चार्ज हो रहा है तो इससे क्या पता लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसने अम्बिलिकस को अभी भी इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रखा है। ये नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए था, बट अगर ये परसिस्ट कर रहा है तो यहाँ से फीकल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा इस बच्चे में। ऐसा ही एक सिमिलर केस होता है जब यूरेकस नाम से एक स्ट्रक्चर होता है, अगर वो एक बच्चे में परसिस्ट हो इवन आफ्टर बर्थ, तो उस केस में क्या होगा? जो अम्बिलिकस है वहां से फीकल की जगह यूरिन का डिस्चार्ज होता है। अब जैसे ये विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है, वैसे ही कोई एक डक्ट होती है जो कनेक्ट करती है इस अम्बिलिकस को यूरिनरी ब्लैडर से। ये भी इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट में कुछ वीक तक ही होना चाहिए ये कनेक्शन, बट अगर ये परसिस्टेंट हो इवन आफ्टर बर्थ तो इसकी वजह से यूरिन इस अम्बिलिकस से एग्जिट करने लग जाएगा। तो उस केस में जब यूरेकस परसिस्टेंट होता है तो जो बच्चा होता है उसमें क्लिनिकली क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है अम्बिलिकस से, बट यहाँ क्या हो रहा है? फीकल डिस्चार्ज हो रहा है। और अपन इन दोनों ही कंडीशंस को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कौन सी डक्ट की वजह से हो रहा है? वैसे तो क्या डिस्चार्ज हो रहा है उससे आइडिया लग जाता है, बट फिर भी अगर इनको अपन स्पेसिफिकली डायग्नोस करना चाहें, डिफरेंशिएट करना चाहें, तो ये अपन एक डाई यूज करके कर सकते हैं। यानी कि अपने अम्बिलिकस के थ्रू एक डाई इंसर्ट किया और उस डाई की मूवमेंट को अपन रेडियोलॉजी पे चेक करेंगे। तो अगर वो डाई मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है तो यानी कि उसमें वीआईडी है, विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट परसिस्ट है। और अगर उसकी मूवमेंट ब्लेडर की तरफ हो रही है तो इससे पता लग जाता है कि वहां पे यूरेकस परसिस्टेंट है। अब अब ये तो केस था कि उसमें जो विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है वो कंप्लीटली जैसे था वैसा का वैसा ही परसिस्ट हो। लेकिन अगर ऐसा केस हो जाए जिसमें कि जो विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है उसका जो ल्यूमन है वो गायब हो जाए और सिर्फ जो उसके जो बाउंड्री बॉर्डर है यानी जो उसकी वॉल्स हैं बस वो परसिस्ट हो, यानी कि अब उसके ल्यूमन नहीं रहा, तो ल्यूमन नहीं रहेगा तो इस केस में वहां पे मूवमेंट नहीं हो पाएगी बाउल की। यानी कि वहां पे जो फीकल डिस्चार्ज है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ल्यूमन ही नहीं है तो मूवमेंट कैसे होगा? और अगर रास्ता ही नहीं है तो वहां से कोई चीज जा नहीं सकती। तो ये केस में क्या होगा? जो ल्यूमन है वो गायब हो जाएगा और उसकी जगह ओनली फाइब्रस कनेक्शन दिखेगा, यानी एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी जो कनेक्ट कर रही है अम्बिलिकस को स्मॉल इंटेस्टाइन से, और यहाँ पे ल्यूमन डिसअपियर हो जाएगा।
इसके बाद में जो तीसरा तरीका है, जिसमें पहला आपने देखा कि कंप्लीटली वैसा का वैसा ही ये परसिस्टेंट था बर्थ के बाद भी, जिसमें वॉल्स ल्यूमन सब था। दूसरा केस ये था कि सिर्फ ये फाइबर जैसा होता है, इसमें ल्यूमन नहीं होता। अब तीसरा केस क्या हो गया कि इसका कुछ पार्ट ही हो, आइदर प्रोक्सिमल या डिस्टल। तो पहले अपन केस देखते हैं कि सिर्फ डिस्टल अम्बिलिकल एंड ऑफ वीआईडी हो। डिस्टल का क्या मतलब हो गया, जो यूरेकस की साइड है, डिस्टल यानी ये पोर है। तो अगर मान लो कि ओनली डिस्टल पार्ट इसका परसिस्टेंट है, यानी कि पूरी डक्ट ना प्रेजेंट होके ओनली डिस्टल एंड पे कुछ पार्ट इसका रिमेनेंट है, तो इस केस में डिस्चार्ज अम्बिलिकस से नहीं देखने को मिलेगा। जो जो कंप्लीट डक्ट थी उस टाइम पे जो मिल रहा था, यानी फीकल मैटर का। बट यहाँ पे डिस्चार्ज होगा किसका, पस का। अब ये पस का डिस्चार्ज कैसे होगा, सिंस ये वाला जो पोर्शन परसिस्टेंट है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये इन्फ्लामेटरी प्रोन एरिया है और इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से वहां पे पस का डिस्चार्ज होगा जो इस अम्बिलिकस से एग्जिट करेगा। यानी कि अगर ओनली डिस्टल एंड इसका परसिस्टेंट है, तो इसके अंदर इन्फ्लामेशन की वजह से पस डिस्चार्ज होगा। तो अपन जो डिस्चार्ज है उससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये यूरेकस की वजह से है, या फिर कंप्लीट वीआईडी है, या फिर ओनली डिस्टल वीआईडी है। तो डिस्टल वीआईडी में जो पस है वो निकलेगा। और कुछ ऐसी कंडीशन भी हो सकती हैं जिसमें जो डिस्टल एंड है इसका, जो रिमेनेंट है वीआईडी का, ये प्रोट्रूड हो जाए आउटवर्ड्स, यानी कि ये इधर से इधर की तरफ मूव कर जाए, यानी कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बाहर की तरफ मूव कर जाए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन अम्बिलिकल एडिनोमा और रास्पबेरी ट्यूमर। यानी अगर ये डिस्टल एंड जो वीआईडी का है, अगर वो प्रोट्रूड कर जाए आउटवर्ड्स अम्बिलिकस से, तो इसको अपन बोलते हैं अम्बिलिकल एडिनोमा और रास्पबेरी ट्यूमर। इसके बाद जो फोर्थ कंडीशन है उसमें ऐसा है कि जो वीआईडी है उसका प्रोक्सिमल पार्ट, यानी कि जो इंटेस्टाइन के नजदीक है, सिर्फ वो पार्ट रिमेनेंट हो। तो ये जो केस है ना, इसको अपन बोलेंगे मिकल्स डायवर्टिकुलम। ये मोर कॉमन है, यानी कि जो इसका सिर्फ प्रोक्सिमल पार्ट रिमेनेंट रहे आफ्टर बर्थ, तो ये मिकल्स डायवर्टिकुलम है। अब मिकल्स डायवर्टिकुलम को अपन ट्रू डायवर्टिकुलम बोलते हैं। अब ट्रू डायवर्टिकुलम का मतलब क्या है, ये किस सेंस में ट्रू है, कि जो ये डायवर्टिकुलम है, जो इसके अंदर लेयर्स है, जैसे कि एक इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली, वैसे तो अपन मोटा मोटा 3 लेयर में डिवाइड कर देते हैं, जो म्यूकोसा और मस्कुलरिस और सिरोसा होती है। सबसे बाहर वाली सिरोसा, उसके अंदर मस्कुलरिस और फिर म्यूकोसा। बट स्पेसिफिकली अपन देखें तो सबसे बाहर होता है सिरोसा, उसके अंदर होता है मस्कुलरिस, और उसके अंदर होता है सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। जो अंदर की साइड होता है ल्यूमन की तरफ वो म्यूकोसा, जो बाहर की साइड सिरोसा। तो अपन इनको 3 में ही बांट लेते हैं कि सिरोसा, मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा, और म्यूकोसा को एक साथ म्यूकोसा बोल दिया अपन ने। तो ये इंटेस्टाइन के 3 नॉर्मल एरिया जो पूरे इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। लेकिन सिंस ये जो आईवीडी है, ये जो वीआईडी है, सॉरी, ये वीआईडी भी क्या है, एक्सटेंशन है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ भी इसके अंदर क्या होगा कि जो ये तीनों लेयर है, ये तीनों लेयर देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से इसको अपन ट्रू डायवर्टिकुलम बोलते हैं, यानी कि ये किसी नॉर्मल जो इंटेस्टाइन होनी थी उसका ही कोई बाहर की साइड एक्सटेंशन हो गया, यानी कि ये अलग से कुछ स्ट्रक्चर ओरिजिनेट ना होके उसी का एक्सटेंशन है। इसलिए अपन इसको ट्रू डायवर्टिकुलम बोलते हैं। और इसके अंदर तीनों लेयर कौन सी, सिरोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा, ये देखने को मिलती हैं। सिंस अपन को पता है कि जो इंटेस्टाइन है उसका जो अंदर वाला ये वाला बॉर्डर है, ये मिजेंट्री से कनेक्टेड होता है। तो अगर ये डायवर्टिकुलम है, ये किस साइड होगा, मिजेंट्री वाली साइड के अपोजिट साइड में। तो अपन इसको ऐसे ही बोलते हैं कि मिक्कल्स जो डायवर्टिकुलम है उसकी लोकेशन एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर पे होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर पे मिकस डायवर्टिकुलम होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पोर्शन स्पेसिफिक होता है, वो है इलियम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पोर्शन है, यानी जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, उस पोर्शन पे ये मिजेंट्री के अपोजिट डायरेक्शन में जो बॉर्डर है वहां पे मिकस डायवर्टिकुलम होता है। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जो मिकल्स डायवर्टिकुलम है, इसको एक फाइबर, यानी कि जैसे अपने देखा था कि बिना ल्यूमन वाला जो वीआईडी था, वैसा ही कोई स्ट्रक्चर, एक फाइबर इस मिकस डायवर्टिकुलम को कनेक्ट करता है अम्बिलिकस से। और ये जो फाइबर है, ये क्या कर सकता है कि आफ्टर बर्थ कुछ टाइम के बाद में, फॉर एग्जांपल जब इसकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है, या फिर जब इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट में इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है, ये इसके अराउंड रैप हो सकता है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो इंटेस्टाइन के अंदर से जो मूवमेंट होनी चाहिए बाउल की, वो लिमिट हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है वहां पे। तो अपन ये आगे जाके जब क्लिनिकल फीचर देखेंगे तो उनमें देखेंगे कि कैसे मिकस डायवर्टिकुलम का जो एक कॉमन क्लिनिकल फीचर है वो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से बाउल मूवमेंट लिमिट हो जाती है। अब जो एक और इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जो इसका ये
जो प्रोक्सिमल एंड जो रिमेनेंट है, इसके अंदर कोई नॉर्मल जो ब्लड सप्लाई जैसे इंटेस्टाइन में कोई वेसल कर रही है, वही इसमें कर दे, ऐसा नहीं होता। इसके लिए स्पेसिफिक एक अलग से एंजियोजेनेसिस हो जाता है और इसके लिए स्पेशल एक आर्टरी होती है जो इसको सप्लाई करने के लिए डेवलप होती है। वो नॉर्मली नहीं होती, बट इस जहाँ पे अगर मिकस डायवर्टिकुलम है तो इसको सप्लाई करने के लिए एक विटेलाइन आर्टरी होगी, यानी ये सेपरेट आर्टरी है, सुपीरियर मेजेंट्रिक जो आर्टरी है उसकी ब्रांच है। और इस ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये अपन जब इसका इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, यानी कि जब डायग्नोसिस करना होगा मिकस डायवर्टिकुलम का, तो वहां पे हम एंजियोग्राफी करेंगे और उस एंजियोग्राफी में अगर विटेलाइन आर्टरी दिख रही है, इसका मतलब श्योर है कि वहां पे मिकस डायवर्टिकुलम है, बिकॉज विटेलाइन आर्टरी होती ही उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए है। यानी कि किसी नॉर्मल स्ट्रक्चर को जो यूजुअली होता है उनको नहीं करते, सिर्फ मिकस डायवर्टिकुलम के लिए अलग से आर्टरी होती है, विटेलाइन आर्टरी। तो ये अपने देख लिया कि मिकल्स डाइवर्टिकुलम क्या होता है, किस वजह से हो सकता है, और ये कौन से जो इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर है उसका एनोमली है। अब इसके बाद में अपन एक स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल फॉर्मूला है मिकल्स डाइवर्टिकुलम के लिए, उसको अपन बेसिकली बोलते हैं रूल ऑफ टू फॉर मिकल्स। अब ये रूल ऑफ टू क्या है, यहाँ पे बहुत सारी टू टू करके कंडीशंस हैं जो रिलेटेड होती है मिकल्स डाइवर्टिकुलम से। पहली क्या होती है कि जो 2% इंसिडेंस है, यानी कि 1/50, यानी अगर 100 बर्थ हो रहे हैं, दो जो चाइल्ड है उनमें मिकल्स डायवर्टिकुलम होगा ही होगा। और सिंस ये इतना प्रोमिनेंट है इसका इंसिडेंस, इसलिए अपन इसको ये बोलते हैं कि मोस्ट कॉमन जीआईटी कंजेनेटल एनोमली है। पहली बात तो जीआईटी की है, जीआईटी की भी कौन सी, कंजेनेटल, ना कि इनहेरिटेड। तो जो जीआईटी की मोस्ट कॉमन कंजेनेटल एनोमली है वो कौन सी है, मिक्कस डाइवर्टिकुलम। और इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउट ऑफ एवरी 100 न्यू बॉर्न बेबी, दो बच्चों में मिक्कस डाइवर्टिकुलम होता ही है, यानी कि 2% इंसिडेंस हो गया। दूसरा टू किसके लिए स्टैंड करता है, वो है ये इसकी जो लेंथ होती है वो 2 इंच लॉन्ग होती है, और इस 2 इंच को अपन अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये अराउंड 5 सेंटीमीटर होता है। यानी कि जो मिक्कस डाइवर्टिकुलम की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 2 इंच। और इसके बाद में ये 2 फीट प्रोक्सिमल होता है किसके, इलियोसिकल जंक्शन के, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट है इलियम, और जो अगला लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन आता है सीकम, तो इस जो इलियोसिकल जंक्शन है इसके 2 फीट ऊपर यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना, 60 सेंटीमीटर ऊपर, ये इसकी जो सबसे मोस्ट कॉमन लोकेशन। जो अगला टू है वो है रेशियो के लिए, 2:1 है, यानी कि बेबी बॉय में इंसिडेंस इसका 2 टाइम्स मोर है। इसके बाद में ये 2 ईयर के चाइल्ड में इसके सिम्टम्स मोर कॉमन होते हैं, यानी कि अगर किसी बच्चे में मिकल्स डायवर्टिकुलम है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ अपन को पता नहीं लगेगा, उसमें उस टाइम ऐसा कोई क्लिनिकल फीचर या फिर ऐसा नहीं होगा कि साइन जिससे पता लग जाए कि इसमें मिकल्स डायवर्टिकुलम है और इसमें एनोमली है। तो ये बेसिकली जो इसके सिम्टम अपेयर होना स्टार्ट होते हैं और जो प्रोमिनेंट होते हैं वो कब होते हैं, जब इसकी एज अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर चाइल्ड हो। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो मिकल्स डायवर्टिकुलम है उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। वो क्या होती है कि जो 70 to 80% जो मिक्कल्स डायवर्टिकुलम के केस होते हैं उनके अंदर एक्टोपिक टिश्यू होता है। अब एक्टोपिक टिश्यू क्या हो गया, एक्टोपिक टिश्यू ऐसा है, ये रिप्रेजेंट करता है कोरियोस्टोमा, एक कंडीशन है कोरियोस्टोमा। कोरियोस्टोमा क्या होता है कि कोई ऐसी लोकेशन बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन है जहां पे नॉर्मल टिश्यू है, यानी कि वो टिश्यू अब नॉर्मल नहीं है, उस टिश्यू में कोई डिफेक्ट नहीं है, नॉर्मल टिश्यू है, नॉर्मल कोई सेल है बॉडी की फॉर एग्जांपल, लेकिन वो लोकेशन उसकी अब नॉर्मल है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे गैस्ट्रिक टिश्यू हो जाता है, यानी कि स्टोमक के अंदर के कुछ सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल्स स्टोमक के अंदर अगर हो तो ये नॉर्मल है, इसका होना नॉर्मल है। लेकिन अगर यही नॉर्मल सेल यहाँ से उठ के और जो मिक्कस डाइवर्टिकुलम है उसके ऊपर आके और रिजाइड करे, तो ये सेल तो नॉर्मल है बट इसकी लोकेशन अब नॉर्मल है। तो ऐसी कंडीशन को अपन कोरियोस्टोमा बोलते हैं। और ये जो टिश्यू होता है इसको अपन एक्टोपिक टिश्यू बोलते हैं, नॉर्मल टिश्यू बट अब नॉर्मल साइड पे। अब 70 to 80% जो मिकल्स के केस होते हैं उनमें होता है, उनमें भी 50% से ज्यादा केस में तो क्या होगा, गैस्ट्रिक टिश्यू होगा। और ये सबसे मोस्ट कॉमन एक्टोपिक टिश्यू है मिकस डाइवर्टिकुलम में, फॉलोड बाय पैनक्रेटिक टिश्यू जो है सेकंड मोस्ट कॉमन। अब सिंस वहां पे गैस्ट्रिक टिश्यू है तो गैस्ट्रिक टिश्यू क्या करेगा, गैस्ट्रिक सेल्स वहां पे क्या करेंगी, ये सीक्रेट करेंगे HCl। अब उनको थोड़ी ना पता है कि वो मिकल्स डाइवर्टिकुलम पे है या स्टमक में है, तो वो तो जो अपना नॉर्मल काम है, सिंस वो नॉर्मल सेल्स है तो फंक्शनिंग है वो, और उनका नॉर्मल काम क्या है, सीक्रेशन ऑफ HCl। तो ये जो मिकल्स डाइवर्टिकुलम है वहां पे भी स्टमक समझ के वहां भी HCl सीक्रेट करने लग जाएंगी, और इसकी वजह से वहां क्या हो जाएंगे, अल्सर्स हो जाएंगे। क्योंकि वहां उसकी जो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी की जो लाइनिंग है वो उस तरह से नहीं बनी होती कि वो HCl को मैनेज कर ले। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे, और अल्सर की वजह से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग। यानी अगर मिकल्स डायवर्टिकुलम पे एक्टोपिक टिश्यू गैस्ट्रिक है तो फॉर श्योर 100% वहां पे ब्लीडिंग होगी। लेकिन ये ब्लीडिंग यहाँ क्या है,
थोड़ी स्पेसिफिक है। स्पेशल किस वे में है कि ये पेनलेस ब्लीडिंग होगी। यूजुअली जो ब्लीडिंग होती है वहां उससे रिलेटेड पेन भी होता है, बट यहाँ पेनलेस ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग क्या है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन सीन इन ए चाइल्ड, यानी एक 2 साल के बच्चे में जब आपने सबसे पहले देखना स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको पता लगने लगा कि कुछ एनोमेली है, तो उस टाइम पे उस बच्चे में फॉर श्योर अगर मिकल्स डायवर्टिकुलम है तो ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है चाइल्ड में, मोर देन 50% केस में। लेकिन अगर वो चाइल्ड ना होकर कोई एडल्ट है, तो एडल्ट में जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होगी, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन चाइल्ड में क्या है, ब्लीडिंग। लेकिन एडल्ट के अंदर क्या होगी, वो है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन अपने देखा था कैसे हो सकता है, जब मिकल्स डायवर्टिकुलम को कोई फाइबर अम्बिलिकस से कनेक्ट कर रहा है तो ये फाइबर रेप अराउंड हो जाता है इंटेस्टाइन के, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, अब्डोमिनल पेन होगा, सिंस बाउल की मूवमेंट अब यूजुअली जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो पा रही है। उसको नोजिया होगा, वोमिटिंग्स होंगी, और ऑब्स्टिपेशन यानी कि नो बाउल मूवमेंट्स होंगी। तो ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है किसमें, एडल्ट्स में। इसके बाद में जो और क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, टेंडरनेस, सिंस बाउल मूवमेंट लिमिटेड है, और जो एब्डोमेन है उसको अपन जब पालपेट करेंगे तो वो कंपेरेटिवली रिजिड फील होगा, टेंडरनेस होगी वहाँ पे। डायवर्टिकुलाइटिस, इसका क्या मतलब है, जो डायवर्टिकुलम है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये भी कॉमन केस है, डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। परफोरेशन हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे अल्सर हो रहे हैं, अल्सर की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रेप्चर होकर उसका जो कंटेंट है वो बाहर की साइड आ सकता है पेरिटोनियल कैविटी में, तो परफोरेशन हो सकती हैं। और पेन, पेन ब्लीडिंग की वजह से नहीं होगा, पेन का क्या कारण हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो बाउल मूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो ये पेनफुल हो सकता है, पेनफुल बाउल मूवमेंट हो सकती है। तो ये कुछ क्लिनिकल केसेस और हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं मेकस डायवर्टिकुलम के। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है वो है कि जो मिकस डायवर्टिकुलम है ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनलेस ब्लीडिंग है इन ए चाइल्ड। यानी कि बच्चे में पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन मिकस डायवर्टिकुलम नहीं है। इसका जो मोस्ट कॉमन केस होता है वो है रेक्टल पॉलिप्स। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं मिकस डायवर्टिकुलम के। तो जो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि मिकल्स डायवर्टिकुलम को अपन इंसिडेंटली एक्सीडेंटली फाइंड कर लेते हैं, यानी कि किसी और डिजीज के लिए अपन ने मतलब कोई एक्सरे किया, एमआरआई की, या फिर उसके कुछ टेस्ट किए, और उस टेस्टिंग में अपन ने एक्सीडेंटली क्या देख लिया कि यार इसको तो मिकल्स डायवर्टिकुलम भी है। क्योंकि जो उसके सिम्टम्स हैं वो हर पेशेंट में आए ऐसा जरूरी नहीं है, और वो बहुत सीवियर वैसा भी जरूरी नहीं है, नॉर्मल थोड़ा स्टमक पेन, अब्डोमिनल पेन भी फील हो सकता है। ये नॉर्मल कंडीशन भी थोड़ी नॉर्मल टेंडरनेस हो गई तो अपन इनको यूजुअली ऐसे ही अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बट अगर कोई सीवियर और कोई अब्डोमिनल केस है जिसकी अपन फॉर एग्जांपल एमआरआई करा लें, तो उस एमआरआई में ये एक्सीडेंटली अपन इसको भी डायग्नोस कर सकते हैं कि वहाँ पे मिकल्स डायवर्टिकुलम भी है। इसके जो अब स्पेसिफिक जो और जो तरीके हैं जिससे अपन इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आता है टेक्नीशियम स्कैन। टेक्नीशियम स्कैन क्या होगा कि ये स्पेसिफिक किसके लिए होता है, ये पेराइटल सेल्स के लिए होता है, यानी कि जहां भी पेराइटल सेल्स होंगी बॉडी में, टेक्नीशियम स्कैन वहां जाके, ये जो टेक्नीशियम है ये वहां जाके, और वहां जाके उनसे अटैच बाइंड हो जाएगा। तो उनसे जब बाइंड हो जाएगा तो अगर अपन इसको रेडियोलॉजिकल इमेजिंग पे देखेंगे तो अपन को ये उसका डिपोजिशन वहां दिखेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ स्टमक है तो स्टमक में अंदर फेराइटल सेल से जाके ये दोस्ती कर लेगा और वहीं रहने लग जाएगा। तो जब अपन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग करेंगे तो बाकी एरिया में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इस एरिया में अपन को टेक्नीशियम दिखेगा। सिंस ये रेडियो लेबल्ड है तो यहाँ ये दिखेगा। तो यहाँ दिखने से क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ पेराइटल सेल्स है, यानी इससे आइडिया लग जाता है कि ये स्टमक है। तो जब एक्टोपिक टिश्यू गैस्ट्रिक टिश्यू होता है, ये मोस्ट कॉमन टिश्यू है मिकल्स डायवर्टिकुलम में, तो वहां क्या होगा कि उसके अराउंड जो पेराइटल सेल्स है वहां जाके इनसे बाइंड हो जाएगा। तो जब अपन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग देखेंगे तो अपन को स्टमक में ये दिखेगा, ये तो नॉर्मल है। बट अगर किसी अबनॉर्मल साइट पे जाके डिपॉजिट हो रहा है तो अपन को आइडिया लग जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं मिकल्स डायवर्टिकुलम केस है, और वहाँ पे पेराइटल सेल्स एक्टोपिक टिश्यू की तरह काम कर रही हैं, और वहां जाके टेक्नीशियम उनसे जाके दोस्ती कर ली उसने, और ये उस पर दिख रहा है रेडियोलॉजिकल इमेजिंग पे। लेकिन जो इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये उसी मिकल्स डायवर्टिकुलम को डायग्नोस करा सकता है जिसके अंदर एक्टोपिक टिश्यू गैस्ट्रिक है। फॉर एग्जांपल अगर पेनक्रियाटिक टिश्यू वहाँ पे एक्टोपिक टिश्यू तरह काम कर रहा है तो वहाँ पेराइटल सेल्स नहीं है, तो वहां जाके ये बाइंड नहीं होगा। तो उस अब इस टेस्ट से अपन को ये नहीं पता लग सकता कि मिकल्स डायवर्टिकुलम है या नहीं है, यानी ये फॉर श्योर नहीं है। लेकिन अगर पेराइटल टिश्यू वहां है, गैस्ट्रिक टिश्यू वहां है, तो फॉर श्योर है कि ये बता देगा कि मिकल्स डायवर्टिकुलम में जो एक्टोपिक टिश्यू है वो ये है। तो ये ओनली यूज टू डायग्नोस होता है जो गैस्ट्रिक एक्टोपिक टिश्यू वाले मिकल्स डायवर्टिकुलम है उनमें। इसके अलावा कौन सा एक और स्कैन है, वो है टेक्नीशियम आरबीसी स्कैन। ये क्या काम करेगा कि अगर अपन टेक्नीशियम लेबल्ड आरबीसी देंगे तो अगर ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट में, यानी कि यूजुअली ये वेसल है तो वेसल के अंदर ही ब्लड फ्लो करना चाहिए, बट अगर ब्लीडिंग होगी तो ये बाहर की साइड ये जाके एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड, तो उसके अंदर ये आरबीसी भी जाएंगे, और अपन इन आरबीसी का जो
रूट है वो जब रेडियोलॉजिकल इमेजिंग को फॉलो करेंगे तो उस इमेजिंग पे अपन अगर आप देख रहे हैं कि ये जाके इंटेस्टाइन के अराउंड कहीं ऐसे अक्यूमुलेट हो रहा है तो इससे अपन को आइडिया लग सकता है कि यहाँ से इस इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो रही है और इसका कॉज क्या हो सकता है, मिकल्स डायवर्टिकुलम। इसके बाद में जो अगला स्कैन है या फिर अगला टेस्ट है वो है एंट्रोक्लाइसिस एनेमा। एंट्रोक्लाइसिस अनेमा क्या है, ये रेडियोलॉजिकल स्टडी ऑफ स्मॉल बाउल। स्मॉल बाउल का क्या मतलब हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल बाउल यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो रेडियोलॉजिकल स्टडी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम जिजेनम टू इलियोसिकल जंक्शन बाय इंट्यूबेशन ऑफ जिजेनम एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट डाई थ्रू द ट्यूब। यानी कि ये जैसे डियोडिनम है, ये डियोडिनम है, ये आगे जाके ये जिजेनम में है और ये आगे जाके इसका पोर्शन इलियम है और ये इलियम आगे जाके किस में ओपन हो रहा है, सिकम में ओपन हो रहा है। तो ये इलियोसिकल जंक्शन है और अपन ने अगर ड्यूडेनम के अंदर किसी ट्यूब की हेल्प से एक कॉन्ट्रास्ट डाई इंट्यूबेट कर दी, यानी कि अपने ड्यूडेनम के अंदर एक कॉन्ट्रास्ट डाई डाल दी। अब वो डाई कैसे मूव करेगी, ड्यूडेनम से जिजेनम, जिजेनम से इलियम और इलियम से सिकम। तो अपन अगर वहां ये डाई डालते हैं और मिकल्स डाइवर्टिकुलम है तो यूजुअली तो ये ऐसे जाना चाहिए था। अगर मिकल्स डाइवर्टिकुलम है तो ये उस डाइवर्टिकुलम के अंदर होते हुए ऐसे जाएगा। तो अपन इसका जो रूट है, जो उसका पाथवे है, उसको फॉलो करके देखेंगे। अगर उसकी ऐसी कोई पाथवे उसका आ रहा है तो अपन उससे आइडिया लगा लेंगे कि मिकल्स डाइवर्टिकुलम है। इसके बाद में जो अगला टेस्ट है, इसकी मैं आपको पहले एक इमेज दिखाता हूँ कि जो टेक्नीशियन स्कैन है वो कैसे पेराइटल सेल्स को डायग्नोस करता है। तो पेराइटल सेल्स जैसे मैंने आपको बताया स्टमक में होती है, तो ये देखिए स्टमक में ये जो डार्क कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो पेराइटल सेल्स है उनसे टेक्नीशियम जाके बाउंड हो गया और ये टेक्नीशियम दिख रहा है। ये जो ब्लैक कलर का है टेक्नीशियम दिख रहा है इमेजिंग पे। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में भी ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे टेक्नीशियम जाके स्टोर होता है। तो ये दो चीजें हैं, ये तो नॉर्मल होता है, ये तो हर एक पेशेंट में होगा। बट अगर इसके अलावा अब्डोमेन में कहीं पे भी अगर टेक्नीशियन जाके और ऐसे एक्यूमुलेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये मेकल्स डायवर्टिकुलम है जहाँ पे जो एक्टोपिक टिश्यू है वो गैस्ट्रिक टिश्यू है। इसके बाद में अगला जो एग्जामिनेशन है वो एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विटेलाइन आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो मिकल्स डायवर्टिकुलम होगा उसके लिए स्पेसिफिकली बनी होती है, उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो अपन एंजियोग्राफी पे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की एंजियोग्राफी करेंगे, यानी स्पेसिफिकली उसी की करेंगे, ना कि पूरे एब्डोमेन की। तो अगर उसके अंदर ये एक देखिए एक्सटेंडेड जो आर्टरी दिख रही है, ये नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मिकल्स डायवर्टिकुलम है तो ये विटेलाइन आर्टरी की एंजियोग्राफी है और ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है कि यहाँ ये मिकल्स डायवर्टिकुलम है। इसके बाद में जो अगला टेस्ट है वो है एमआरआई। एमआरआई, ये एक एमआरआई की पिक्चर है एब्डोमेन की जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मिकल्स डायवर्टिकुलम है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन मेथड थे। और जो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है वो है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में भी कुछ ऐसा होता है कि एब्डोमेन में टेंडरनेस होती है, प्लस वहाँ पे पेन होता है और परफोरेशन हो सकती हैं। तो ये सारी कंडीशंस उसमें भी होती हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं कि अगर एक पेशेंट अपन ने डायग्नोस कर लिया है कि वो उसको मिकल्स डायवर्टिकुलम है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो अगर अपन ने इंसिडेंटली फाउंड किया है, यानी कि अगर कुछ कर हो रहे थे और मिल गया ये, तो उस पेशेंट के अंदर अपन को अब डिसाइड करना है, क्योंकि अगर वहाँ सिम्टम होते हैं तो अपन इंसिडेंट फाइंडिंग नहीं करते। अपन उन्हीं सिम्टम्स के लिए ही देखते हैं कि यार मिकल्स डायवर्टिकुलम के सिम्टम है तो अपन उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बट किसी और वजह से कर रहे थे, एमआरआई ली एब्डोमेन की और मिकल्स डायवर्टिकुलम मिल गया, मतलब वहाँ पे सिम्टम्स बहुत ही कम थे या नेग्लिजिबल थे, तो यानी कि वो एसिम्टोमेटिक केस था। तो अगर इंसिडेंटल फाउंडिंग हुई और पेशेंट एसिम्टोमेटिक है और वो मिकल्स का है, तो अब उसका एक्सीजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी कि उस मिकल्स डायवर्टिकुलम को अपन को बाहर निकालना चाहिए कट करके या नहीं निकालना चाहिए। ये डिपेंड करता है तीन चीजों पे। अगर उस मिकल्स डायवर्टिकुलम की जो नेक है वो नेरो है और या फिर वो अटैच है अम्बिलिकस से, जैसे कि ये इस फाइबर से कनेक्टेड था अम्बिलिकस से, तो अगर ये फाइबर इसको कनेक्ट कर रहा है, या फिर जो उसकी नेक है वो है नेरो, या फिर वहां पे एक्टोपिक टिश्यू है, यानी कि ऐसा केस भी हो सकता है 70 to 80% केस में। तो अपने देखा कि मिकस डायवर्टिकुलम पे एक्टोपिक टिश्यू होता है, लेकिन जो बाकी के 10 to 20% केस है वहां तो एक्टोपिक टिश्यू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल वो है मिकस डायवर्टिकुलम जहाँ पे कोई एक्टोपिक टिश्यू ना है, नहीं है, और इसको ये फाइबर कनेक्ट भी नहीं कर रहा और इसकी जो नेक है वो नेरो भी नहीं है। तो इन तीन कंडीशंस के होने पे ही अपन उसको रिसेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक 70 ईयर ओल्ड जो मेल था उसका अपन ने अब्डोमिनल एमआरआई किया, उसमें अपन को दिखा कि यार मिकल्स डायवर्टिकुलम भी है। तो अपन उस पेशेंट में चेक करेंगे कि ये तीनों कंडीशन में से कोई है कि नहीं है, और ये अगर तीनों ही नहीं है और उसमें सिम्टम्स भी नहीं है लेकिन मिकल्स डायवर्टिकुलम है, तो अपन इस केस में उसका रिसेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन इसका उल्टा होता है अपेंडिसाइटिस के केस में, जो होता है ना अपेंडिक्स की जो सर्जरी करते हैं उसमें अपन इंसिडेंटली अगर अपेंडिसाइटिस को देख लेते हैं, फिर वहाँ पे अपेंडिक्स नॉर्मल है बट उसके सिम्टम आ रहे हैं तो भी अपन उसको रिमूव कर देते हैं ताकि आगे जाके कॉम्प्लिकेशन ना आए। बट यहाँ ऐसा करना रिकमेंडेड नहीं है।
यानी कि अगर वो एसिम्टोमेटिक है और उसमें तीनों कंडीशन भी नहीं है तो उसको रिमूव करना रिकमेंडेड नहीं है, अपन को उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया इंसिडेंटल फाइंडिंग वाला केस। अगर केस ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस है, यानी कि डायवर्टिकुलम में इन्फ्लेमेशन हो रखा है और उसके सिम्टम्स भी, अब इन्फ्लेमेशन होगा तो सिम्टम्स भी आएंगे, पेन वगैरह सब चीजें होंगी, तो उसको अपन कैसे करेंगे, उसको अपन परफॉर्म करेंगे वेज डायवर्टिकुलोटोमी। तो ये है सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फ्लाम्ड डायवर्टिकुलम। वेज डायवर्टिकुलम में क्या होगा, डायवर्टिकुलेक्टोमी में कि अपन इस दोनों साइड से इसको कट करेंगे और इसको रिमूव करके और बाहर निकाल देंगे, और जो बाकी का एरिया है उसको ट्रांसवर्स सूचर्स, यानी इस डायरेक्शन में ट्रांसवर्स सूचर्स देके क्लोज कर देंगे। ये तो हो गया वेज डायवर्टिकुलोक्टोमी। अगला केस क्या है कि ये नॉर्मल था, लेकिन अगर यहाँ एक्टोपिक टिश्यू भी था इसके, यानी कि ये 70 to 80% चांसेस में जब एक्टोपिक टिश्यू होता है तो वहां अपन क्या करेंगे, रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ तो अपन ने सिर्फ जो डायवर्टिकुलम था उसको ही रिमूव किया इधर से कट करके, लेकिन यहाँ अपन क्या करेंगे, इस डायवर्टिकुलम के अलोंग इसके जो सराउंडिंग एरिया है, यानी पूरा का पूरा सेगमेंट ही अपन रिमूव कर देंगे, क्योंकि अपन नहीं चाहते कि जो इसका जो एक्टोपिक टिश्यू है उसके पता नहीं ना एक्टोपिक टिश्यू यहीं तक है कि यहाँ तक स्प्रेड है, तो अपन उस कॉम्प्लिकेशंस ना आए आगे जाके, पोस्ट सर्जरी भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन ना आए कि अपन ये रिमूव कर दिया लेकिन कुछ एक्टोपिक टिश्यू आ रह गया था, तो उसकी वजह से अभी भी जैसे फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक था तो एचसीएल प्रोड्यूस हो रहा है, परफोरेशन हो रही है, अल्सर हो रहा है, तो अपन ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ना देखने को मिले इसलिए अपन क्या करेंगे, कंप्लीट सेगमेंट को रिमूव कर देंगे, सो दैट एक्टोपिक टिश्यू वहां कोई बचा ना रहे। तो कंप्लीट सेगमेंट कैसे होगा, ये देखिए, इतना पहले अपन इतना ही कर रहे थे लेकिन अब इतना पूरा सेगमेंट अपन हटा देंगे, क्योंकि अपन को पता था यहाँ एक्टोपिक टिश्यू भी है, और फिर जो बचा हुआ जो पोर्शन उसमें क्या करेंगे, ट्रांसफर सूचर कर देंगे। ये इसके सर्जिकल ऑप्शंस हो गए। लेकिन पोस्ट कॉम्प्लिकेशन सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, या तो ये सूचर है किसी वजह से खुल सकते हैं, ये एक कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी के बाद में, या फिर क्या हो सकता है, तो ये अपन ने यहाँ किया इसमें स्कारिंग हो जाए, और स्कारिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है इंटेस्टाइन का। तो ये कुछ पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब लास्ट में मैं कुछ आपको वन लाइनर बता देता हूँ कुछ इस मेकल्स डायवर्टिकुलम से रिलेटेड, जो एग्जाम में किसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करने के काम आ सकते हैं। वो पहला क्या है कि हर्निया कंटेनिंग मिकल्स, यानी कि एक इंटेस्टाइन थी, अगर उसकी हर्निया है और उस इंटेस्टाइन के मिकल्स डायवर्टिकुलम भी है उस इंटेस्टाइन में, तो अपन ये जो कंडीशन है, जो ऐसी मिकल्स डायवर्टिकुलम जो इंटेस्टाइन का हर्निया है उसको अपन क्या बोलेंगे, लिटस हर्निया। जो दूसरा है वह है मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ मिकल्स, यानी मिकल्स के अंदर अगर ट्यूमर है तो उसका मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा हो सकता है, वो है कार्सिनोइड। इसको अपन और क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। और फॉलोड बाय सेकंड मोस्ट कॉमन मिकल्स का ट्यूमर है एडिनोकार्सिनोमा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।